हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और अब तैयारी का समय शायद ख़त्म हो चुका है। 25 तारीख को आपका पहला एग्ज़ाम है। कुछ बच्चों के थोड़े दूर भी पड़े हैं सेंटर पर, जाने तो देने तो जाना ही पड़ेगा, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो आज ये जो वीडियो है बच्चों, पहले तो एक बात बता दूं कि हमारी साथ साथ एक मैराथन भी चल रही है होमगार्ड की। ये वीडियो भी है तो इसको बाद में देख लीजिएगा, पहले वो मैराथन ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी होमगार्ड करंट अफेयर्स की जो भी हम बेस्ट क्वेश्चंस दे सकते हैं तो आदर्श सर वहाँ करा रहे हैं पैरेलली। इस वीडियो के बाद वहाँ जाएं अगर अब तक नहीं गए हैं तो। दूसरा, आज ये वीडियो थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करेगा कुछ चीज़ों को लेकर, और एग्ज़ाम से पहले इसको देखना ज़रूरी है आप बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले बना भी रहा हूँ इसको। देखिए, सबको सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चों, और इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं हम इस बात को, जबकि यही डिपेंड करता है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। इस बात पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो समय से ज़रूर ज़रूर पहुँचें, क्योंकि समय का प्रेशर अगर आपने लिया तो कई बार दिमाग ख़राब होता है। मैं टाइम पे पहुँच भी पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा। एकदम टाइम के टाइम चलोगे ना, कहीं गेट तो बंद नहीं हो जाएगा, अगर बंद हो गया तो फिर मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा और फिर दिन में तारे नज़र आने लगते हैं। मान लीते हैं कि आप टाइम पे पहुँच भी गए और आपके दिमाग में पूरे रास्ते यही चलता हुआ आया है, तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो वो उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। इसलिए मैं हमेशा भी कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें मत करना, वरना आपको लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, भाई मैंने तो ये किताब भी रट दी, ये वाली भी रट दी और वो वाली भी रट दी और जीएस तो सब पढ़ डाली, मेरा ही होगा सिलेक्शन। और आपको वहाँ सेंटर्स पे बहुत सारी भीड़ दिख रही है, हर कोई ऐसे ही बातें करते नजर आ रहा है, तो आप तो वैसे ही हौसला डाउन कर लोगे अपना। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे तो चाहे कुछ भी बात करें, पर एग्जाम की बात ना करें एग्जाम से पहले। ठीक है, अपने मन को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट, ओएमआर ध्यान पूर्वक आपको भरनी होगी। इसको अगर सही से नहीं भरा, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रहा है भर्ती बोर्ड, और यहां तो समय की कोई कमी ही नहीं है। आप इसमें 5 दे रहा भर्ती बोर्ड, आप 15-20 मिनट ही लगा देना, पर एक भी एंट्री गलत ना भर जाए। हावल तावल में कुछ भी मत करना, क्योंकि यहां समय नहीं कम पड़ने वाला आपका। ठीक है, आपका एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक एंट्री अगर ओएमआर पे कुछ भी गलत भर गया तो भाई साहब सिर्फ 0 मार्किंग होगा, यानी कॉपी ही चेक नहीं होगी। ये कौन कौन सी एंट्री पे गलत भरने पे आप 0 मार्किंग पे चले जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों 8 से 10% का डेटा आया है कि ओएमआर बेस्ड पेपर में बच्चे एंट्री में गलत कर जाते। 8 से 10%। केवल वो नहीं जिनको भरनी नहीं आती, जल्दबाजी में वो लोग भी जो बहुत अच्छा पेपर करते हैं उनकी होती है। आधे बच्चे वो होते हैं, आधे तो मैंने मान लिया कि उनको भरना ही नहीं आता। और एक बात ध्यान से और सुन लो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना, तो एग्जामिनर से जो पूछोगे उनकी एक दिन की ट्रेनिंग होती है और कई बार नहीं होती। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपका एग्जामिनर है वो उतना ही जानता है जितना आप, या आपसे भी कम जानता है। इसलिए उससे पूछने का बहुत अर्थ है नहीं। उसने अगर गलत गाइड आपको कर दिया, आप भरोसे से उसके गाइड होके आ जाओगे, वो चेक तो यही कर रहा है। पर उस चेकिंग का भी कोई फायदा नहीं है, उसको कोई दोषी नहीं देगा। जैसे आप अपना इंटरनेट पे फॉर्म भरने जाते हैं ना, और गलती हो गई उसमें, हुई इंटरनेट वाले से, पर वो मानी आपकी जाएगी। हुई चाहे वो उसकी वजह से हुआ हो, उस एग्जामिनर की वजह से उसने ये भरवा दिया था, लेकिन वो गलती आपकी मानी जाएगी, उसकी नहीं, भले ही उसके साइन हो। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए ओएमआर जरूर, कौन कौन से पॉइंट है जो ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। और जल्दी ना करें, कोई जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत है आपके पास। अगर प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें? ये कल एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर हमसे प्रश्न आता ही नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, इसका जवाब तो बड़ा सामान्य से हो जाएगा, भैया छोड़ के आ जाओ। छोड़ के नहीं आना है। अगर कोई प्रश्न है, मान लीजिए हम 11वें प्रश्न पर पहुंचे
और हमें ये दिखता है कि भाई इसमें ए बी सी डी मैं क्लियर, मुझे ये याद नहीं है, फिर भी ये प्रयास करना कि उस प्रश्न को पढ़ते हुए कि भाई मुझे याद तो नहीं है, पर मैं ये देखूं अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा समझने का प्रयास करूं तो कौन से ऑप्शन इसके बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकते, कौन से ऑप्शन ऐसे होंगे जो इसके बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकते। मान लेता हूं मैंने ऐसे 2 ऑप्शन छांट लिए, लेकिन 2 ऑप्शन में मैं अभी श्योर नहीं हूं, तो फिर आप जब भी तुक्का लगाएं तो इन दोनों पे लगा दें फिर, क्योंकि जब भी तुक्का लगाना है इन दोनों में आप श्योर नहीं है तो किसी के पूछने का वेट मत करना, कहीं कोई कानूनी कार्यवाही आपके ऊपर ना हो जाए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सख्ती से इस पेपर के लिए तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। और उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई पूछता पाछता भी पाया गया तो उसको परीक्षा से बाहर भेज दिया जाएगा, कार्यवाही तो पूछने पाछने पर नहीं होगी लेकिन परीक्षा रोक दी जाएगी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो इसलिए उस चक्कर में मत पड़ना, मत किसी का देखना ताका झांकी करना, क्योंकि उतना ही सब जानते हैं जितना आप जानते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो सी और डी फिर आपको तुक्का जरूर, मतलब उत्तर लगाकर जरूर आना है, उत्तर लगाना जरूर है, मतलब आपका 100 प्रश्न आएंगे तो 100 के 100 आपके टिक जरूर करके आने हैं। अगर आपने ये टिक नहीं किया फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप कहो सर ये तो मैं चलो ऐसा प्रयास करूंगा, पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल ही ब्लैंक होगा, जिनमें मुझे पता ही नहीं होगा, मैं चाहकर भी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा अर्थात रिमूव नहीं कर पा रहा, तो मैं उस क्वेश्चन में क्या करूं। तो फिर मेरा उसमें सलाह है कि अगर आपके ऐसे मान लेता हूं कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अता पता ही आपको कुछ भी नहीं है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, उसमें तुक्का ऐसे मत करना। कुछ बच्चे लाइन लगा के आते हैं, ए अगले में बी फिर सी, देखो कितनी अच्छी लाइन बन रही है, ऐसे लगा देते हैं। भाई ये नहीं करना आपको ये करना है सारे ऑप्शंस देखना और उनमें एक काम कर लेना कि या तो 10 के 10 प्रश्न में ए भर के आ जाना, या 10 के 10 में बी भर के आ जाना, या 10 के 10 में सी भर के आ जाना, या डी भर के आ जाना। ये तय है कि उन 10 में से आपको कुछ भी नहीं मिलना था, ये तो आप तभी उन 10 प्रश्न को कह रहे हो। अगर उन 10 में से एक भी नहीं मिलना था और ये इसमें तय हो जाता है कि या तो आपके कम से कम 2 प्रश्न सही हो जाएंगे और 3, या 2 होंगे या 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे ना इससे कम होंगे, ठीक है। ऐसे केस में ये होता है, लक है तो 4 भी जा सकते हैं ऐसा करने से। लेकिन अगर आप कहो कि सर ऐसा अगर मैं दैवीय शक्ति मेरे ऊपर बैठी हुई तो मैं किसी में सी किसी में डी, तो उसमें चांस ये है कि आप 0 भी हो सकते हो और आपके 4 5 6 भी, इससे ज्यादा तब भी सही नहीं निकलने, तो उसमें रिस्क बहुत है, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है अगर आप ऐसा उत्तर लगाते हो। तो ये मेरा आपको सुझाव है, अगर आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तब ये चुनना। अगर आप किसी प्रश्न में एक कोई सा ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 3 में तुक्का लगाना, फिर 3 में से लगाना कुछ भी। समझ में आई बात? चलो कितना स्कोर करें, इस स्कोर का टारगेट लेकर के बिल्कुल मत एग्जाम में चले जाना, क्योंकि टारगेट जब भी आपने अपने दिमाग पे हावी किया वो आपको अच्छा पेपर करने से रोकता है। ये कभी मत सोचना कि भाई पेपर 80 वाला है 90 वाला है, ये वो लोग तो सोच लेंगे जिनका पेपर 26 में होना है, जिसका पेपर 27 में होना है, उनको सोचना ठीक है, क्योंकि वो 25 के पेपर का उनको आइडिया लग चुका होगा। इसलिए कह रहा हूं कि भाई 25 वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, कोई टारगेट मन में मत लेके जाना, बस ये कोशिश करना कि अपना बेस्ट दे करके आऊंगा, कि जो भी मुझसे सही हो सकता है उसको मैं सही करके आऊंगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं होगा। जीएस है भाई, कोई मैथ रीजनिंग वाला प्रेशर तो मेरे ऊपर है नहीं, तो इसलिए कोई टारगेट स्कोर ना लेकर के जाएं, वरना दिमाग खराब अगर हो गया, 80 का टारगेट लेके गए, बीच में 4-6 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, ये समझना जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 4-6 हो सकते हैं जीएस में ऐसे आए कि आपसे बन ही नहीं रहे हैं, 4-6 भी हो सकते हैं, वो 7-8 भी हो सकते हैं कि लगातार ऐसे प्रश्न पड़ गए जो आपसे बन ही नहीं रहे, और वो हो सकता है वो शुरू में ही पड़ जाए। ऐसा कई बार एग्जामिनर करता है कि शुरुआत के 10 प्रश्नों में ही 5-6 बहुत मुश्किल पूछ लिए। अब क्या हुआ, बच्चे ने पढ़े कि यार मैं तो इतना टारगेट लेके आया था
और अब तो मेरा तो नहीं होना। वो पहले से ही दिमाग बना लेगा मेरा नहीं होना। अब क्या है, वो बेमन से लगा रहा है कि अब तो जब भी नहीं होना, जब भी नहीं होना। ऐसे मत करना कभी भी। आप ये सोचना, अगर ये आपसे नहीं बने तो किसी और से भी नहीं बने होंगे। आपके में शुरू में आए तो किसी और के में कहीं और आएंगे, पर ये आएंगे उसको भी जरूर। ठीक है, बनेंगे उससे भी नहीं। तो इसलिए बहुत परेशान इस बात के लिए मत होना। आप बस इतना करना, जो आपको आता है वो गलत ना हो। ये देखिए तैयारियां चल रही हैं होमगार्ड की, है ना। योगी जी स्पेशली मीटिंग ले रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। भाई इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि पेपर को साफ सुथरा करवाया जाए। ऐसा सरकार मन से चाहती है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है ना, बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की है। अब बच्चों ये है आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड, अब बातें करेंगे एडमिट कार्ड वाली कि भाई किन बातों का हमें ध्यान देना है। देखो ये 26 का किसी का बच्चे का पेपर है, 3 से 5 इसकी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट रही होगी। तो 1 बजे का इसका टाइमिंग है उपस्थित होने का, क्योंकि इससे 2 घंटे पहले अगर आपके आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है, वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो फिर आप इसको 12:30 पहुंच जाना, यानी 2.5 घंटे पहले। और 2:30 बजे गेट का एंट्री क्लोज का टाइम है, यानी 1 बजे अगर एंट्री शुरू होगी तो 2:30 बजे खत्म होगी। आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद तो 1 मिनट भी आप पे भारी है, और किसी ने गेट 2 मिनट पहले बंद कर दिया तो ये भी संभव है, ये होता है, सब अपनी चलाते हैं वहां। ठीक है, तो फिर आप रह जाओगे बिना एग्जाम के, फिर कुछ नहीं होना बच्चों, है ना। कोई कहे कि सर अब मैं क्या करूं, ये करूं, आते हैं बच्चों के ऐसे फोन, भाई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करो कि समय से पहले पहुंच जाओ। दूर है सेंटर तो 1 दिन पहले पहुंच जाओ वहां। ठीक है, चलिए अगर मैं देखूं तो भाई अगली बात ये देखो, अगर बच्चों इन्होंने मंगाया आधार कार्ड आपको जरूरी है लाना। जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ तो वो अपने आधार के साथ या तो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसी कोई चीज जरूर लाए। अब आप कहो सर मेरे पास ना पासपोर्ट है ना ड्राइविंग लाइसेंस है और मेरा आधार वेरीफाई नहीं हुआ, फिर आपको कोई और आईडी लेकर के जरूर जानी है, वोटर आईडी टाइप, है ना, वो तो जरूर होगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आधार कार्ड, अब क्या हो सर मेरे आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ बच्चों का होता है ऐसा कंसर्न, या कोई गलती है, तो फिर आप 10th की मार्कशीट ओरिजिनल रूप में उसके साथ जरूर लेकर के जाना। आधार वेरीफाई है लेकिन आधार में गलती है, आधार ओरिजिनल रूप में सबको लेकर के जाना है, सबको। ठीक है, और आप कहो सर इंटरनेट से जो ओरिजिनल आधार कार्ड निकलता है क्या वो चल जाता है? वो चल जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कलरफुल निकलवा लेना उसको, वो चल जाता है। जो ओटीपी वगैरह से निकलता है ना, तो उसको भाई लेकर के चले जाना। और हाँ भाई चल जाएगा ना वो, है ई आधार हार्ड कॉपी उसको लेकर के जाना है। ठीक है, ओरिजिनल अब आपके पास है तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं तो ई आधार जरूर लेकर के जाएं। अगर आपकी कोई एंट्री में गलती है तो 10th का सर्टिफिकेट जो उस एंट्री को सत्यापित करे उसको साथ ले जाना। 2 आईडी सिर्फ उनको ले जानी है जिनका आधार उसमें वैध नहीं है, सबको 2 आईडी नहीं ले जानी, बाकी आधार से काम चल जाएगा। आधार के साथ आपको साथ में और क्या ले जाना है? आपको ले जाना है एक पेन, एक ब्लू ले जाना, या तो 2 ब्लू हो या 2 ब्लैक हो। ऐसा नहीं एक ब्लू एक ब्लैक ले गए, ब्लू खत्म हुआ तो आधे निशान ब्लैक से लगा दिए, वो गलत है। ठीक है, या तो 2 ब्लैक रखना है 2 ब्लू ही रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक रख लेना भाई, अच्छा और अच्छे से पढ़ने में आता है कंप्यूटर और अच्छे से कैच करता है। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम अगर आपका पहले हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो एग्जाम अगर पहले हो जाए कि भाई मैं तो, और मतलब मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए जी मैंने कर लिया 10 मिनट में, मैंने कर लिया, ऐसे भी बच्चे मिलेंगे तो 15 मिनट में करके अजी कर लिया आराम से, अब मास्टर के साथ मजाक करने लग गए या मैं वॉशरूम ही आऊँ, तो ये सब चीज़ें मत करना। ये मतलब अच्छे आचार में नहीं आती, उसमें कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपका मास्टर कार्रवाई ना करे लेकिन बाहर कोई देख रहा हो वो कार्रवाई कर दे। ठीक है, आपको नहीं पता होता इन बातों का, तो इसलिए ऐसी चीजें मत करना। पेपर खत्म हो जाए तो आराम से क्वेश्चनों को देखते रहना, संवारते रहना उन्हें, है ना, निहारते रहना। तो ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी, बिल्कुल होगी।
ठीक है, एक तो ये है ओएमआर भरनी पड़ेगी, 120 प्रश्न होंगे, 100 वस्तुनिष्ठ होंगे, ये सब एडमिट कार्ड के निर्देश है। 1 अंक का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं, ना वो होनी है। ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। शाही पेन, स्केच पेन, ये बिल्कुल, जेल पेन ये बिल्कुल वर्जित है, ये नहीं चलेंगे। बॉल पेन, केवल बॉल पेन चलेगा, नीला या काला, और कोई कलर का भी नहीं चलेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद, परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व घंटी बजेगी। 2 बार आपको वो टाइम बताएंगे, एक तो आधा टाइम हो जाएगा नहीं 1 घंटे बाद, और जब परीक्षा समाप्त होगी उस यानी 1 घंटे 45 मिनट पे, समाप्त होने से 15 मिनट पहले फिर 1 घंटी लगेगी और आपको बताया जाएगा। 2 बार ही वो समय बताएंगे आपको। वैसे समय की कोई समस्या यहां है नहीं किसी भी तरह की। दूसरा बच्चों, इन्होंने बोला है कि भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरने व गलत भरने की हालत में ओएमआर उत्तर पत्रक की जांच नहीं होगी। यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये कैसे मिलेगा बताऊंगा आगे। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, और अगर इनमें से कुछ भी आपने गलत भर दिया तो अभ्यर्थन निरस्त होगा सीधा, और कॉपी ही चेक नहीं होगी, 0 मार्किंग में आप लोग आ जाओगे। ठीक है, एक विकल्प के लिए 1 ही गोला भरे। अगर आपने गलती से 2 गोले भर दिए तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। आप ये होशियार न्यू बन जाओ कि देखो इस क्वेश्चन के 2 उत्तर हैं, दोनों भर के आ रहा हूं, मास्टर आपको नंबर नहीं देगा, उल्टा काट लेगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार किसी प्रश्न में 2 उत्तर हों सही, दोनों ही सही हैं, और तो आपको एक ही ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन एक ही लगाना है। पर ऐसा मत कर देना गुरुजी ने ये बताई थी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आ जाएं, ए व बी दोनों सही, ऐसे आ जाएं, और ये वाला मान लो दोनों ही सही हैं, आपके गुरुजी ने तो एक बताया इसे ही भर दो। अरे भाई सी भराना, फिर कभी इसमें भी ये कर दो काम को, है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो बालक भी सारे कलाकार होते हैं भाई साहब। चलो ये अगर मैं बोलूं कि भाई इस तरह से, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ओएमआर का गोला ऐसे भरना है, ऐसे ना कर दें, क्रॉस ना मारें, उसमें राइट ना मारें, ऐसे ABCD 4 ऑप्शन होंगे ना, ऐसे राइट मत मार देना। ऐसे भी कलाकार होते, तभी तो उन्होंने बनाया। ये आधा गोला भर रखा, किसी ने 2 भर रखे, तो ये सब गलत पोजीशन है। बस एक ही सही है कि एक कोई सा उत्तर ऐसे पूरा गोला करना है। और ऐसे भी मत सोचना बीच में खाली सी जगह रहेगी जी ना, अब तो इतना टाइम है, वैसे इन खाली जगहों को भी ऐसे भर लेना, है ना। वैसे अगर कोई ऐसी रह जाएगी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। चलो ये है परीक्षा केंद्र कोड को करने का तरीका बच्चों। परीक्षा केंद्र कोड इस तरह से भरने के लिए आएगा एग्जाम में। एग्जाम सेंटर कोड ये कहां लिखा होगा, एग्जाम सेंटर कोड कहां लिखा होगा, क्या ये पेपर पर लिखा आएगा? नहीं, ये एग्जाम सेंटर कोड आपको मास्टर बताएगा, बोर्ड पे लिख देता है वो। एग्जाम सेंटर कोड ये है, तो ये ऐसे भरना होगा आपको, एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, और यहां जैसे इसने 01101, जैसे बच्चों यहां पर तो होते हैं 5 अंक, मतलब जैसे ये 5 कॉलम है, लेकिन ये हमारा 4 अंकों का ही है। तो पहले खाने में 0 भरनी जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। आप ये 0 भरो या मत भरो, बस यहां से भर दो। आप कहो सर हम ये शुरू से नहीं भर सकते 1101, बिल्कुल भर सकते हो 1101, यहां भर दो, फिर ये खाली रह जाएगा। फिर खाली में 0 मत भर देना, बस लास्ट में 0 नहीं भरनी। अगर भरनी है तो फिर शुरू में भरना, कभी लास्ट में किया जाए तो शुरू में भर दो या लास्ट में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो आपने संख्या ही बदल दी ना, फिर अगर यहां 0 लगा दी यहां के बजाय। ये है बात, समझ में आई बात? चलो तो भाई अनुक्रमांक जितने कॉलम है उतने का भर गया तो ठीक है, आप यहां से भरना शुरू करना, बाद में कोई कॉलम खाली रह जाए तो रह जाए, कोई समस्या नहीं है इस बात की। ठीक है, बस वहां तक ही आप इतना ध्यान देना कि अगर यहां 5 भर रहे हो तो इस लाइन में भी 5 वाला ही गोला काला हो। अगर यहां 9 है तो इस लाइन में 9 का ही गोला काला हो। इस लाइन में 1 है तो 1 का ही काला हो, और हर लाइन में 1 ही काला होगा, 2 ना हो जाए। समझ में आई बात? ठीक है, और हर लाइन में इस एंट्री को ऐसे ही चेक करते हैं कि 5 भर गया, इसमें भी 5 भर गया, इसमें 9 भर गया, इसमें 1 भर गया, इसमें भी 1 भर गया, इसमें 3 भर दिया, इसमें 7 भर दिया, इसमें 1 भर दिया। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं बाद में।
समझ में आ रही? ये एंट्रीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जिसके लिए कह रहा है वो भैया ये जरूर सही भरना है। तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इस तरह से, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा अनुक्रमांक, ये आपके एडमिट कार्ड पे है, ये वहां पर बोर्ड पे लिख देगा आपका मास्टर जो भी है ना। परीक्षा केंद्र कोड एडमिट कार्ड पे भी है। चलो भैया ये एडमिट कार्ड पे भी, अब तो बहुत अच्छी बात है। लो भाई फिर तो समस्या ही जड़ से खत्म होगी। ये भी एडमिट कार्ड पे, अनुक्रमांक भी एडमिट कार्ड पे, ये चेक कर लेना। और ये जो मिलेगा ये आपके पेपर पे मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा ना उस पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहेगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपका पेपर पे है सेम आपकी ओएमआर सीट पर, ये दोनों सेम होंगे, ओएमआर पर और इस पर सेम होता है, एक कोड सेम होगा, उसको जरूर जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और एक ओएमआर का एक कोड होता है, वो दोनों सेम होने जरूरी है। नहीं हो तो फिर कक्ष निरीक्षक से संपर्क करना है। देखो जैसे ये है 990101, तो पहले ये लाइन ही लिखनी है, फिर इसको देख देख करके भरना है। पहले इसको बच्चे क्या करते हैं, पहले गोले काले करने शुरू कर दें कि भाई पहले 9 है तो 9 यहां भर देंगे, ऊपर लिखा नहीं है, फिर बाद में ऊपर लिख रहे हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। पहले इस लाइन में साफ साफ लिखें एकदम, फिर भरने शुरू करें इस लाइन में देख के, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी गलतियां होने से बच जाएगी। ठीक है, ये रही आपकी ओएमआर, इस तरह से मिलेगी आपको, जो अब तक मिली है यूपी पुलिस एसआई सब में ऐसी ही आई है। तो मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा केंद्र कोड यहां भरने को आएगा, अनुक्रमांक यहां ब्लू कलर में, ये रेड में, कहीं ब्लू भी मिलेगी कहीं रेड में मिलेगी, अनुक्रमांक यहां आएगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहां आएगा। परीक्षा केंद्र कोड भी 5 कॉलम बने होंगे, इसमें है ये हमने दी हुई है आपको। और ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक बिल्कुल एग्जैक्टली अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहां होगा, यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर आप हिंदी में करें इंग्लिश में करें, जैसे पेपर में कर रखे, जैसे फॉर्म में कर रखे, वैसे ही यहां करना। और ये है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड, ये आपके पेपर पे लिखा आएगा, सीरीज कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड। तो उसको R1 R2 R3, जैसे मान लो R3 है तो R3 यहां भी लिख दिया, पहले यहां लिखे करो R3, फिर यहां भर दिया। सेम इस पे भरना है, क्योंकि यहां से कट करेंगे ना तो ये कैंची का निशान होता है, तो इसमें भी R3 लिख दिया और यहां भर दिया। तो इस तरह से आपको अपना पेपर फिल करना है। जैसे मान लो मैं एक आपको भर के दिखा देता हूं, पतला पेन कर लूं, दिखा दूं। देखो भाई ये 2 2 4 2 6 7 अंक का आपका मान लीजिए आया, 5 3 6 2 4 5 3 तो 7 2, ठीक है, ये 7 अंक का हो गया। तो मैंने ये भर दिया। अब मैं यहां भरूंगा 5 4, फिर मैं भरूंगा 6, फिर भरूंगा यहाँ 2, यहां से देख देख के, ऐसे आप एडमिट कार्ड से देख देख के 5 7 2। अब मैं गोले काले करूंगा, 5 के नीचे 5 वाला, 4 ये ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बिल्कुल लाइन से ऐसे ही लिखे रहते हैं। फिर ये 6 0 1 2 3 4 5 6 को भर दूंगा, फिर 0 1 2 3 2 ये आ गया, फिर 5। कई बार ओएमआर में 0 नीचे भी आ जाती है, ऊपर 1 से शुरू करके 9 के नीचे 0, तो वो ध्यान से देख लेना। तो ये 5 5 यहां आ जाएगा, ये 7 7 यहां आ जाएगा इस लाइन में, ये 2, तो पूरी लाइन ये भर गई। ये मेरी एकदम करेक्ट एंट्री है। अब ऐसे ही आपको परीक्षा केंद्र कोड, ऐसे ही प्रश्न पुस्तिका, क्योंकि अगर ये एंट्री गलत हुई ना तो आपका मेहनत सब 0 है। 27 वालों का एडमिट कार्ड आज रात 9 बजे तक आ जाएगा, ठीक है, बाकी सबके आ ही गए हैं। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे आपके लिए मुझे लगता है। और जो कंपटीशन है अभी कितना वितना सब छोड़ो, कंपटीशन खूब है, बच्चे खूब मन बना रहे हैं इसका देने का एग्जाम। और भाई देखो एग्जाम जरूर दे आएंगे, फिर दुगने तिगने फिजिकल के लिए भी आप क्या सर वो एग्जाम देने ही ना जाए, वो नहीं जाएंगे तो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, उसके लिए हम रोकेंगे उन बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उनका तब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो चुका होगा, उनका यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका होगा। तो भाई आपको तो अभी दुगने ढाई गुने में आना है। अभी मत कहो कि वो पेपर देने न जाए, वो मेरे कहने से भी नहीं रुकेंगे, वो किसी और के कहने से भी नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तैयारी की है वो एग्जाम देने जाएगा और वो उसको जाने दीजिए। हाँ, जब जिनको ज्वाइन नहीं करना तो उनको हम तब रोकेंगे, तब उनको बोलेंगे भाई आप दे करके क्या करोगे, फिजिकल देने नहीं जाएंगे, फिजिकल छोड़ देंगे, तब भी वो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी कहने का कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू बच्चों, नमस्ते
और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। और अभी गागर में सागर क्लास पे जहां से आए हो आप वापस उसी पे जाओ, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। थैंक यू।